सम्मोहित में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं मिथिला के अपने कला और कौशल से पंचम लहराने वाले, जो कि फिल्म आप लोग मैथिली में मिथिलावासी देखे होंगे, सस्ता जिंदगी महंगा सिंदूर। उनके उम्दा का कलाकार से आज हमारी बातचीत हो रहा है, तो मैं उन्हीं के मुख से सुनना चाहता हूँ कि मुंबई में अग्री में आके उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा और मिथिला मैथिल के लिए जो वो समर्पित थे, तो आज मिथिला मैथिल के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। आप मैं ललितेश शाह मेरा नाम है और मुंबई में रहते हुए काफ़ी साल मुझे हो गए और मेरे करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्मों से हुई। लेकिन बीइंग ए मैथिल मेरे दिल में दिली तमन्ना रही है, मेरी थी, है भी, अभी भी है कि मैं मिथिला के लिए बहुत कुछ करूँ। और वो ममता गावे गीत से मैं जुड़ा मैथिली फिल्म में, 80s की बात है, जब मैंने यहाँ मुंबई आना शुरू किया और उसमें जुड़ने मैं वहाँ आया था हीरो को अपनी आवाज़ देने के लिए। लेकिन उसमें उन लोगों ने मेरे ऊपर एक गाना भी पिक्चराइज किया है, माधव तुम्हें जनजा के लिए। वो फिल्म बनी और जैसे तैसे रिलीज़ हुई, बट वो फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, बिकॉज वो फिल्म कंप्लीट फिल्म नहीं थी मेरी निगाह में। उसमें बहुत सारी चीज़ें कमी थी, बहुत सारे जो 20 साल के बाद वो फिल्म कंप्लीट हुई थी, तो वो आर्टिस्ट भी कंटिन्यूटी में नहीं थे जिनको आप ला करके शूटिंग कर सकते थे। कुछ लोग लाइन में नहीं थे, लाइन से बाहर चले गए। खैर, जैसे जैसे वो फिल्म बनी और रिलीज़ भी दरमियाना मैं प्रीमियर पे था, वो फिल्म में अच्छा रिलीज था। जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि सस्ता जिंदगी महंगा सिंदूर से आपका नाम फेमस हुआ और अच्छे उम्दा कलाकार भी, तो सस्ता जिंदगी से मेरा नाम फेमस नहीं हुआ। मैं आपको एक्चुअली उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करूँ कि वो जब फिल्म रिलीज़ हुई अच्छी नहीं चली, तो मेरे मन में एक ख्वाहिश रही कि मेरी फिल्म में मैथिली में कंप्लीट और अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म बनी। लेकिन उसी दरमियान जब मैं आया था 84-85 में यहाँ पे रहने के लिए मुंबई, एक्चुअली मैं पटना आकाशवाणी में बहुत एक्टिव एक्टर था, वहाँ के मंच पे था। मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से वहाँ से लॉ किया था, 2 साल MA की पढ़ाई की थी और उसी बीच में मुंबई आ गया था रहने के लिए, ये सोच करके चलो ठीक है, डू एंड डाई वाली पॉलिसी लेकर कि जियो या मरो, 2 साल 2.5 साल मेहनत करके देखते हो तो क्या होगा। उसी दरमियान मुझे फिल्म मिली नैहर की थी, दैट वॉज इन भोजपुरी, एंड वो फिल्म हो गई सिल्वर जुबली। तो लोग मुझे भोजपुरी में अच्छी तरह से लोग जानने लगे। उस दरमियान राकेश पांडे, सुजीत जी के पास 2 ही हीरो हुआ करते थे, कुणाल सिंह, ललितेश। इस दरमियान मैंने बहुत सारी करीब समझिए कि काफ़ी 10, 12, 15 फिल्में की, जिसमें काफ़ी चर्चा रही मेरी फिल्म। लास्ट फिल्म मेरी थी हे तुलसी मैया, जो पद्मा खन्ना ने डायरेक्ट की थी, नीता पुरी। इन बिटवीन ये 99 में पिक्चर एक संजोग से फिर लाइनअप हुई, सस्ता जिंदगी महंगा, और वो फिल्म चली तो ऐसी चली है कि 22 साल से आज तक टंगी हुई फिल्म है। लोग आज तक भी मुझे कहीं भी देखते हैं तो मुझे उस फिल्म के कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, कोई मुझे ललितेश नहीं बुलाते, हर लोग मुझे कृष्णा कह के बुलाते हैं। यहाँ भी अगर वॉचमैन वगैरह इस पार्क में भी हैं तो उनको भी पूछेगा, हाँ ये वहाँ सस्ता जिंदगी में ताज के नीचे। तो इस तरह से प्रतिष्ठा उस फिल्म को मिली। लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश थी कि मैथिली में फिल्म बने और मिथिला में भी एक इंडस्ट्री बने, जो कायम नहीं होगा। लोगों ने फिल्में तो बनाई, लेकिन वो अपनी राग, अपनी डफरी अपने ढंग से बजाना शुरू लोगों ने किया और जैसे तैसी फिल्में बनी जो कहीं कोई फिल्म चली नहीं, और मैथिली मार्केट को भी लोगों ने और ख़राब किया। फिर अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें बहुत सारे थिएटर्स ही नहीं, तो आप कहाँ रिलीज़ करोगे? ये एक समस्या बहुत बड़ी है। आप जो भी पैसा लगाओगे उसका मतलब जो फाइनेंसर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका रिटर्न क्या होगा? तो अभी हम लोग के प्रयास से फिर मेरी एक मैथिली फिल्म, जो मैथिली फिल्म का नाम भी है और मैथिली भाषा में फिल्म है, जो अभी रिलीज़ होने जा रही है, इसको B4U ने मैथिली OTT प्लेटफॉर्म लेकर के हुआ है, जिसके थ्रू अभी जस्ट ट्रेलर वगैरह रिलीज़ हुआ है, आपने देखा होगा बाकी। संतोष झा जी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं है, और उस फिल्म का जो प्रोमो लोगों ने देखा है, वो लोगों ने काफ़ी उसको लाइक कर रहे हैं, लोग काफ़ी लोगों को पसंद आएगा और लोग भी मुझे मिथिला में एक दूसरे डिफरेंट रोल में देखेंगे। इसके अलावा मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्म की है, भोजपुरी फिल्म की है, मराठी फिल्म की है, गुजराती फिल्म की है, मैंने काफ़ी हिंदी सीरियल किया है। तो
खुशी मुझे ज़रूर होती है कि कोई मुझे मैथिली फिल्म के हीरो के नाम से आज भी मुझे पुकारते हैं या जानते हैं। लेकिन मिथिला में मैं चाहता हूँ कि उस तरह से कि इंडस्ट्री बने, क्रिएट बने, लोग मैथिली फिल्म को अप्रिशिएट करें। और हमारे हैं, वो सारे हैं, हम इतने दर्शक हैं, हम 7.5-8 करोड़ भाषाभाषी हैं। नेपाल में हमारी दूसरी भाषा है, हमारी भाषा अष्टम सूची में है, हम नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने के काबिल हैं, हम डिज़र्व करते हैं, वी आर इंटाइटेड टू गो ओवर देयर। तो हमारे साथ सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा बीच में एक गैप आ गया है, समय का परिवर्तन हो रही है, जो भी उन्हें लोगों की सोच हो रही है, कुछ ऐसा वैक्यूम जैसा आया हुआ है, थिएटर्स नहीं है, ये नहीं। लेकिन मैं होप करता हूँ कि अच्छा सिलेक्टेड आ रहा है। लेकिन जी, आप आज जो युवा का कलाकार विश्राम मैथिली से आते हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा जिगर होना चाहिए, और आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीख करके हो। अगर इस विधा में आप आना चाहते हो, इसमें काम करना चाहते हो, आपके डिक्शन होते हैं, कैमरा फेसिंग होता है, डायलॉग डिलीवरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी हमारे यहाँ के लोगों को नहीं होती है, लोग ऐसे चले जाते हैं। तो जानकारी लेकर के हम मेहनत करें, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ। ललित जी, आप भोजपुरी फिल्म भी किए हैं, मैथिली फिल्म भी किए हैं, हिंदी फिल्म भी किए हैं, लेकिन मैथिली फिल्म के आगे नहीं आने का कारण कुछ ना कुछ शायद आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं आया? मैथिली फिल्म आगे नहीं आई है या नहीं आ रही थी, ऐसी बात तो नहीं थी, फिल्म तो आगे आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग बिजनेस को बिजनेस समझ करके नहीं करते। अब है कि ये हमारे यहाँ ईगो लोगों में बहुत सारा है। अच्छा, वो कर रहा है, उसने किया है, ओकरो बिना हम पिक्चर कर सके चाहिए, हो कर सके, बट नो, आप ये देखो कि उसको लेकर के आप प्रोजेक्ट बेच सकते हैं, वायबल है। अगर आप बेच सकते हैं, 2 पैसा मैथिली इंडस्ट्री में आ सकती है, फिर से प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। आप उनको लेकर काम करो ना। आप किसी को लेकर भी नई शुरुआत हर आदमी कर दोगे और बोलोगे मैं जो करूँगा वही सही रहेगा, और ट्रेड को आप तोड़ते जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आदमी जब किसी कलाकार को या किसी एक सक्सेसफुल एक्टर्स को या फिल्म को देखता है तो उससे अपने को जोड़ता है तो उसी को फिर दोबारा देखना चाहता है अलग रूप में या जैसे तैसे। आप फिर से एक परिचय करा देते हो दूसरे कलाकार से, वो फिल्म मुकम्मल भी नहीं होती, आप जैसे तैसे फिल्म बनाते हो, एक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है उसके सामने आप कुछ भी फिल्म बना देते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, और लोग ये बिजनेस को सोच के नहीं बनाते, ये सोच के नहीं बनाते हैं कि भैया 2 पैसे अगर लागत है तो कम से कम 2 पैसे तो लौट गया, इसकी भी लागत है, वो सोच के लोग नहीं बनाते। वो अपने क्या बोलिएगा, मुगालता में जीते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, या बिल्कुल उनका डिसीजन सही नहीं होता है, कुछ भी करते हैं और उल्टा सीधा उसका परिणाम उल्टा सीधा ही आता है, जिसकी वजह से समझो कि आज मैथिली इंडस्ट्री की ये हालत है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोई भी वो शादी ब्याह के कैमरा पे आप फिल्म बना के थिएटर में डाल देते। आप फिल्म कहाँ से कहाँ चली गई है। एक आपके हाथ में आज मोबाइल होता है, आप वर्ल्ड की सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या नहीं है इसके अंदर में। वहाँ आप कुछ भी बनाओगे तो वो समय नहीं है, टेक्निक इतना बढ़ा हुआ, सब कुछ बढ़ा हुआ, उसी से मेल खाते हुए जो लोग रोज़ देख रहा है उसी से मिलते जुलते परिवेश में अगर आप कोई चीज़ अच्छी बनाओगे तभी तो लोगों को अच्छा लगेगा ना। आप कुछ भी कर दोगे, कुछ भी बना दोगे तो कहाँ से अच्छा लगेगा। लेकिन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मिथिला का फिल्म इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि आपने एक ईगो की बात की है अभी कि मैथिली में ईगो की बात। ईगो में कैसे देखो, ईगो की बात में ये बोला, ईगो ठीक है होना चाहिए, बट ये कि मतलब आप किसी के अच्छी चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करते, ये हमारे यहाँ ये बहुत खराबी है। सपोज करो कि मैंने काम किया, मैंने ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, इतनी बड़ी फिल्म, ऐसा तो नहीं कि लड़के से अच्छा एक्टर मिथिला में नहीं है, उससे भी अच्छा एक्टर है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो यू मस्ट अप्रिशिएट इट। ये नहीं यार तुमने अच्छा मेरे से काम किया, तुमने अच्छी फिल्म बनाई, अच्छा डायरेक्शन दिया, ये नहीं होता बस फलना हाँ ई तकेल के, लेकिन एक ई खराबी चले, वो मतलब खाली आप -1 आप निगेटिविटी लेकर के, आप डिस्ट्रक्टिव माइंड लेकर के किसी चीज़ की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की आलोचना क्यों करोगे आप तो तोड़ते हो ना उस चीज़ को, मनोबल लोगों का तोड़ते हो, एक निगेटिव वाइब्स लेकर के आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, इस तरह की चर्चाएं आप करें तो अच्छी तो नहीं। ललितेश जी, जब अब कि आपने एक्टिंग लाइन में आए तो क्या क्या
किस किस मुसीबत से गुजरना पड़ा कि आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिल गया? नहीं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तो नहीं मिला था, ऐसा नहीं कह सकते। आप सोचो ना, जब मेरी बात ये मन में आई थी, उसके पहले मैं गांव में हुआ करता था, तो तब सिनेमा का कोई इल्म नहीं था, सिनेमा मैं नहीं जानता था सिनेमा क्या है। तब मैं गांव में लोग, जब ननिहाल में हुआ करता, छोटा हुआ करता था, तो लोग मुझे लड़की बना दिया करते थे स्टेज पे, वहाँ भी मैंने काम किया, अपने गांव में काम किया। मेरा 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 घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बाहुबली ब्लॉक में सिरोलिया में है, तो वहाँ भी मैंने काम किया। उसके बाद जब मैं पटना में पढ़ने लगा, तब धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा, जब मैंने आकाशवाणी में मैंने काम करना शुरू किया या और स्टेज पे काम करना शुरू किया, फिर आई न्यू कि चलो फिल्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उसी बीच में मुझे फिल्म, एक मेरे मित्र मिले जो FTI के प्रोडक्ट थे, वो पटना में ही रहते थे, उन्होंने, उनसे कुछ चीज़ें मैंने सीखी, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म वगैरह वाली बनी। और 80s में जब मैं पटना में पढ़ ही रहा था, उसी वक्त की बात है, मेरी एक फिल्म बनी बाजी शहनाई, दैट वाज इन भोजपुरी, एंड वो फिल्म बिस्मिल्लाह का प्रेजेंटेशन था। बिस्मिल्लाह साहब ने प्रेजेंट की थी, बैकग्राउंड शहनाई बिस्मिल्लाह जी की थी। लेकिन उसमें ऐसा भी हुआ कि मैं हीरो होते होते मुझे शूटिंग से 10-15 दिन पहले देवेंद्र खंडेलवाल एक एक्टर हैं जो हिंदी फिल्म में मशहूर एक्टर रहे हुए, खट्टा मीठा फिल्म में, उनको लोगों ने हीरो ले लिया था और मुझे हीरो से हटा दिया, और उसमें बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद फिर के सिंह उसमें असिस्टेंट बन के आए हुए थे पटना, और अनीस बज़मी जो आज इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो उसमें गैप देते थे उस फिल्म में, तो वो लोग सारे लोग जुड़े हुए थे। तो सिंह साहब ने मुझे बुला रहे, आपने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी है, उसमें आप बता सकते हो कविता भी हीरो है कि रिलीज करना ही है। उन्होंने मेरे लिए कुछ सीन बनाए उसमें, एंड रियली आई एम थैंकफुल टू हिम। और हमारे डायरेक्टर, उसमें आभा धुलिया मेरे अपोजिट थी। आभा धुलिया जैसे रामेश्वरी वगैरह थी, उनके बैचमेट थी, तो वो मेरे अपोजिट में उस फिल्म में आई, और मैंने जो रोल किया, तो लोगों ने बोला कि ललितेश के अलावा इस फिल्म में कुछ है ही नहीं। लेकिन फिल्म नहीं चली तो कहावत हो गई, पुनर्मूसी को बाबा, फिर वही लड़ाई, फिर पटना में रहना मुश्किल हो गया, लॉ पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था, मोहल्ले में जब चलो जहाँ जाऊँ, अरे ये हीरो बनने गया था, हीरो बनने वाला जो होता है, जो लोग बोलते रहते हैं। उसके बाद एक मेरे मित्र ने फिर मुझे कहा कि भैया आपके हाथ में तलवार भी है, लेकिन आप मैदान में नहीं लड़ रहे थे। मैं समझा नहीं, बोले इंडस्ट्री आपकी मुंबई है, आप वहाँ जाओ। उस वक्त मेरे पास आकाशवाणी के कमाए हुए 3,500 रुपये, वो लेकर के मैं मुंबई आया। मैंने सोचा चलो 1-2 साल देखते हैं, ट्राई करके, अगर कुछ हो जाता है देन आई विल स्टार्ट, या तो कर लूँगा फिल्म में काम, कुछ हो जाएगा, अदरवाइज मैं आई बैक टू यहाँ आ जाऊँगा, लॉ कर लूँगा, कुछ भी MA कर लूँगा, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूँगा, या आकाशवाणी में भी इतने अच्छा एक्टर था तो वहाँ अनाउंसर बन जाऊँगा। इस तरह की कुछ दिमाग में चीज़ें घूम रही थी। लेकिन जब मैं आया तो मुझे फिल्म मिली नैहर की थी, दैट वाज सिल्वर जुबली। उसी सब्जेक्ट पे माहिर सी साड़ी बनी है जो मराठी, और तकरीबन हर भाषा में वो फिल्म बनी, जिसकी वजह से केशव राठौर का गिरीश बुक में नाम, तो वो सारी फिल्में बनी। उसके बाद नैहर की चुनरी, आंगन की लक्ष्मी, दगाबाज बलमा, गंगा ज्वाला, लागल चुनरी में था, मतलब ढेर सारी फिल्में का मैं हीरो बन गया, और लोग मुझे लाइक भी करते थे। फिर मुझे इंडस्ट्री फिर रास नहीं आई, मतलब जो मैं करने आया था, मैं आपको बताऊं कि मेरे आदर्श दिलीप साहब हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब से ही प्रभावित रहा, दिलीप साहब को ही देख करके इंडस्ट्री में आया था, और उन्हीं के मतलब इर्द गिर्द मतलब चाहता था वैसे ही एक्टिंग मैं कर पाऊँ। और ये मेरा सौभाग्य मैं अपना मानता हूँ कि मुझे दिलीप साहब के साथ मेरी तस्वीर भी है, वो मेरे सेट पे भी आए थे जब मैं मेरे नैना सावन भादो फिल्म कर रहा था, मिनी केम, और वो उस समय ये कलिंगा पिक्चर डायरेक्ट कर रहे थे, तो फिल्मिस्तान में उनसे मेरी मुलाकात भी, उनके साथ मेरी तस्वीर भी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे जो रास नहीं है, और मैं हिंदी फिल्म में स्विच करना चाहता था। उस वक्त फिर मैंने कथक सीखा, भरतनाट्यम सीखा, डांस सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखा, स्विमिंग तो चूँकि मधुबनी में तालाब के पास ही पैदा हुआ था, तो गाँव में तैरना तो आता ही था, तो वो नहीं, तैरना खाली नहीं सीखा, लेकिन और सब चीज़ें जो होती हैं टेक्निकली चीज़ें, वो सीखने की कोशिश की मैंने, और सीखा भी। और मेरी कुछ बड़ी फिल्में भी शुरू होने की बात हुई, जिसमें दूसरा जन्म एक फिल्म थी जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे शुरू हो रही थी, जिसमें मीनाक्षी शिलागरी मेरे अपोजिट हीरोइन होने वाली थी। बाबला ने, जो बाबला कंचन का ऑर्केस्ट्रा चलता है, अभी भी चलता है, बाबला अपने कल्याण जी के भाई, उनका 8 गाना फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड हुआ। उसका स्टार कास्ट बहुत अच्छा था, कबीर बेदी, रिपल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री, लेकिन वो गाना रिकॉर्ड होने के बाद वो सेट पे फिल्म नहीं। उसके बाद दीपक सरीन मुझे बहुत दिन तक अटकाए रहे, वो मुझे यश चोपड़ा की फिल्म आईना में मुझे रोल दिला रहे थे। वहाँ एक मेरे मित्र शत्रु भैया के घर पे थे, एक संपत करके, तो शत्रु भैया के पास दीपक सरीन का आना जाना था, रणभूमि वगैरह उस समय फिल्म बन रही थी। उसने बोला मेरा एक दोस्त है, इसको कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ बस इसको एक अच्छा सा रोल दे दिया फिल्म। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है, मैं तुमको आईना में काम दूंगा, और तुम अभी कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं कर।
मैंने फिल्में नहीं की, 1.5-2 साल के बाद वो रोल उन्होंने दीपक देवरी को दे दिया। मैंने रामायण नहीं की क्योंकि भोजपुरी की फिल्में उसमें काफ़ी बिजी था, तो सागर साहब मुझे 20 दिन का डेट्स मांगते थे और उस समय मैं 3 शिफ्ट भोजपुरी फिल्में करता था, तो वहाँ मैं डेट्स नहीं दे पाया, रामायण छोड़ दिया। महाभारत नहीं किया, चाणक्य में उन्होंने बोला कि मैं अलग से तुम्हारे लिए, मैं इतने लोगों के लिए विग नहीं बना सकता हूँ, बाल मुड़ाना पड़ेगा, मैं भोजपुरी की जगत में बहुत बड़ा स्टार था, वहाँ नहीं काम किया। फिर एक समय ऐसा आया कि वो फिल्में फ्लोर पे गई नहीं, वो काम मुकम्मल हुआ नहीं और मुझे 1-1, 2-2 सीन सीरियल में मांगना पड़ा, जो मैं बहुत शर्म के साथ, इतनी जिल्लतें कहते हैं ना उठा करके काम करने वाली बात थी कि मैं जाता था, चूँकि मैं ईश्वर के दया से उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, 5-5 सिगरेट हाथ में हुआ करता था, तो एक रुतबा था, ललितेश जाए बॉय फलना सब कुछ हुआ करता था। और जब ये दौर आया तो मुझे भोजपुरी ये सीरियल वगैरह में छोटे छोटे रोल करने पड़े। उस वक्त हुआ था या तो सीरियल के बहुत बड़े स्टार आ गए बड़े लोग, या फिर वो लोग काम करने लगे जो हिंदी फिल्म में सक्सेसफुल नहीं थे, वो लोग काम करने लगे। फिर हमारा कहीं कुछ नहीं हो पाया, घर से अलग गाली सुनो, दोस्त लोग अलग बोलते थे, ये काम आया नहीं किया, ये काम आया नहीं किया, वो एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन का दौर। फिर मैंने गुजराती फिल्म में काम किया, वहाँ काम किया। फिर मेरी फिल्म एक तुलसी मैया एक फिल्म बनी, पद्मा खन्ना ने डायरेक्ट की, बहुत बेहतरीन, मेरी भोजपुरी में द बेस्ट फिल्म मैं इसको मानता हूँ, आप कभी भी देखो यूट्यूब वगैरह पर। फिर धीरे धीरे उम्र गई तो फिर कैरेक्टर रोल में स्विच करना पड़ा। उसके बाद भी काफ़ी सारी फिल्में की। फिर सीरियल मैंने बहुत सारा किया, अधिकारी जी के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया, सुराग था, खोज था, सर्च था, गौतम अधिकारी जी, बहुत उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर हमारे गुरु चंदर बहल जिन्होंने बहुत सारी फिल्में पहले डायरेक्ट की, उनके साथ जी पे बसीरा एक सीरियल मेरा बहुत फेमस आता था। फिर आशीष पाटिल और ये क्या कहते हैं अरविंद बब्बल, जो आज की डेट में बहुत हिट सीरियल का डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने काम किया था। जो सोनी पे एक सीरियल आता था, कहीं दिया जले कहीं जिया। फिर दूरदर्शन के बहुत सारे सीरियल मैंने किए हुए हैं। फिर महुआ पे मेरा सीरियल, महुआ एक दो आया भोजपुरी चैनल, फिर महुआ पे 2 सीरियल मेरे बहुत हिट हैं, घर पहुंचा था देवी मैया, सजन्मा बेरी हो गई नमाज, इस तरह से करके फिर बीच में मैथिली फिल्म, ये सारा करके ठीक ठाक है। मतलब दुख तो उठाए हैं, तो सबके साथ हुआ, तो मेरे साथ ऐसी बात है, सबने दुख उठाए। धन्यवाद ललितेश जी। हाँ दोस्तों, आपने देखे कि ललितेश जी अपने जीवन में कितना कष्ट झेले, कितना उतार देखे, कितना चढ़ाव देखे और कितना हिट हुए और किन किन लोगों के साथ किए, आज भी फिल्मी जगत में अपना स्थान बनाए हुए हैं। मैथिली फिल्म में भी अपना स्थान बनना चुके हैं। ऐसे शख्स से आपको मिलवाया हूँ। फिर मैं इसी तरह फिल्मी सफरनामा जो संभव ने स्टार्ट किया है, तो मैं किसी और कलाकार के साथ मिलूंगा। देखते रहिए हमारा संभव दूत, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत तो भूलिए, कारण कि आपका कमेंट हमें हौसला बढ़ाएगा कि मैं अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट से मिलवाऊं आप लोगों की, उनकी जो हास्य व्यंग जिंदगी का है उससे रूबरू रहा हूँ। धन्यवाद ललितेश जी। धन्यवाद आपको भी और